पॉपुलेशन में अब तक हम डेंसिटी यानी कि घनत्व के बारे में पढ़ चुके हैं और हम देखते हैं कि जो समष्टि जो घनत्व होती है, इनकी जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है उसको प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि नेटिलिटी यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग व आयु वितरण यानी कि सेक्स तथा एज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ फॉर्म और इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म दर यानी कि नेटिलिटी, जिसे कि बर्थ रेट भी कह सकते हैं। किसी भी जनसंख्या यानी कि समष्टि में नए जीव जो होते हैं वो जनरली किससे जुड़ते हैं? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन से जुड़ते हैं। जो जन्म दर नेटिलिटी होती है वो समष्टि की वृद्धि क्षमता यानी कि ग्रोथ कैपेसिटी को दर्शाती है। इसमें क्या होता है कि बर्थ, हैचिंग यानी कि प्रस्फुटन, अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन, विभाजन आदि सभी क्या होते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि नेटिलिटी के अंतर्गत आते हैं। किसी जाति की जो जन्म दर होती है उसको दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, अधिकतम जन्म दर यानी कि मैक्सिमम नेटिलिटी, तथा दूसरा है पारिस्थितिकीय जन्म दर यानी कि रियलाइज्ड और इकोलॉजिकल नेटिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम यानी कि मैक्सिमम नेटिलिटी के बारे में। मैक्सिमम जो नेटिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट होती है यानी कि संपूर्ण जन्म दर होती है। संपूर्ण जन्म दर भी इसे कहा जाता है और ये वह संख्या होती है जो जाति आदर्श परिस्थितियों में उत्पन्न करती है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, उपयुक्त परिस्थितियां होती है, उसमें उत्पन्न करती है। ऐसे में जो इकोलॉजिकल, इनमें क्या होती है कि ऐसे में कुछ इकोलॉजिकल लिमिटेशंस नहीं होती है, यानी कि जो पारिस्थितिकी जो रियलाइज्ड जो कंडीशन होती है, वास्तविक कंडीशन नहीं होती है। और ये क्या होती है कि ये जन्म दर जो होती है वो सैद्धांतिक होती है, यानी कि एक समष्टि के लिए क्या होती है? स्थिर होती है। सेकेंड टाइप ऑफ अगर हम बात करें इकोलॉजिकल यानी कि रियलाइज्ड नेटिलिटी, प्रकृति में जो जंतु होते हैं इसमें क्या होता है कि वो कार्य की जन्म दर पर प्रजनन नहीं करते हैं और इसमें क्या होता है कि इकोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं। इन पारिस्थितिक सीमाओं के कारण क्या होता है कि जो जन्म दर होती है वो अधिकतम जन्म दर से कम होती है, यानी कि जो रियलाइज्ड जो नेटिलिटी होती है ये क्या होती है कि अधिकतम जन्म दर यानी कि मैक्सिमम से हमेशा कम ही देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल हम देख, जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, उसको एक फॉर्मूला बताया गया है कि डेल एन अपॉन डेल टी, जहां पर डेल एन का मतलब होता है एक समष्टि में नए उत्पन्न जीवों की संख्या है, जबकि टी का मतलब क्या है? यहाँ पे इकाई समय है। यदि किसी समष्टि में एन डेल एन इकाई समय में शून्य हो, यदि किसी समष्टि में जो डेल एन है अगर वो शून्य हो, अगर जीरो हो, तो जन्म दर भी क्या होगी? जीरो होगी। ये धनात्मक या शून्य हो सकती है, लेकिन कभी भी क्या होगी? ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं जन्म दर का कि सपोज अगर कोई प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ है, अगर उनकी स्टार्टिंग में संख्या अगर 50 है यानी कि 50 है और इकाई समय के बाद में उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 150 हो जाती है, तो इसकी जो जन्म दर होगी वो क्या कहलाएगी? जन्म दर जो होगी वो 100 प्रति घंटे, यानी कि एक घंटे में कितने 100 एनिमल्स बढ़ रहे हैं। इससे हमें ये तो पता लगता है कि एक घंटे में 100 एनिमल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दर से हमें ये पता नहीं होगा कि प्रति इकाई समष्टि पर कितनी वृद्धि होगी, यानी कि प्रति इकाई समय में कितने जो प्रोटोजोन्स होंगे वो ग्रोथ करेंगे। सेकेंड टाइम में ये जो डेंसिटी, इस प्रकार में इकाई समय में जो हुई जो वृद्धि होती है वो तो क्या होती है? क्रूड नेटिलिटी होती है, यानी कि अशोषित जन्म दर होती है। और जब जन्म दर को हम इकाई समय प्रति इकाई समष्टि के रूप में व्यक्त करें तो इसे विशिष्ट जन्म दर यानी कि स्पेसिफिक नेटिलिटी कहा जाता है। स्पेसिफिक नेटिलिटी के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो डेल एन अपॉन एन डेल टी, और जहां पर जो एन है ये क्या है? मूल समष्टि की संख्या होती है। इससे क्या होता है कि वास्तविक जो नेटिलिटी होती है, विशिष्ट जो जन्म दर होती है वो बताती है। देन हम बात करते हैं मोर्टेलिटी के बारे में, यानी कि मृत्यु दर। जो मृत्यु दर होती है
प्रकृति में जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ऑब्वियसली बात है कि एक टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। और इस प्रकार समष्टि में एक जन्म दर जो होती है उसके साथ साथ जो मृत्यु दर भी होती है वो भी मृत्यु दर का भी जो गुण प्रदर्शित करती है। एक पॉपुलेशन में हमें अगर बर्थ देखने को मिलता है तो उसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी डेथ भी होती है, यानी कि उनकी मृत्यु दर भी हमको देखने को मिलती है। जो मृत्यु दर मोर्टेलिटी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, न्यूनतम तथा पारिस्थितिकीय। न्यूनतम मृत्यु दर यानी कि मिनिमम मोर्टेलिटी, यदि जीव को पारिस्थितिकीय कारक प्रभावित न करे, यानी कि कोई भी इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है प्रभावित न करे, जैसे कि कंपटीशन, इंटरेक्शन, अगर ये सब प्रभावित न करे और कंडीशंस फेवरेबल रहे, यानी कि आदर्श परिस्थितियां रहे, तो जो मृत्यु होगी वो अधिकतम संभव उम्र होने के बाद होगी। यानी कि जो एनिमल जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर सकेगा अगर कंडीशन उसके फेवरेबल में हो, अगर उसके अनुकूल में हो। तो इस प्रकार की जो मृत्यु दर होती है उसे न्यूनतम मृत्यु दर या फिर संभावित मृत्यु दर भी कहा जाता है। प्रकृति में जो मृत्यु दर होती है वो सदैव इस दर से अधिक होती है। देन हम बात करते हैं वास्तविक मृत्यु दर या फिर पारिस्थितिकीय मृत्यु दर, यानी कि इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। प्रकृति में जीवों की जो मृत्यु होती है वो कार्य व पारिस्थितिकीय कारणों से ही होती है, यानी कि जिसमें कि क्या होता है, जो इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि उनका प्रभाव होता है, और ये जो होती है वो वास्तविक मृत्यु दर होती है। मृत्यु दर को हम इस तरह से देख सकते हैं कि इकाई समय में कुल संख्या में मृत्यु के कारण जो जीवों की संख्या में कमी आती है वो मृत्यु दर के अंतर्गत आती है। देन हम बात करते हैं सर्वाइवरशिप कर, यानी कि उत्तरजीविता कर। यदि किसी पॉपुलेशन के सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव हो, अगर उनको एज वाइज यानी कि आयु वर्ग, उनका एज वाइज अगर हम डेथ रेट की एक ग्राफ बनाए, यानी कि आयु वर्ग मृत्यु दर का एक ग्राफ बनाए, तो इसके अध्ययन से हमें क्या होता है कि एक समष्टि के विकास यानी कि एक पॉपुलेशन के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहा जाता है, सर्वाइवरशिप ग्राफ यानी कि उत्तरजीविता ग्राफ कहा जाता है। इसे बनाने के लिए जितने भी आयु वर्ग जो जीव होते हैं उनका अध्ययन करके ये पता लगाया जाता है कि एक निश्चित अवधि के बाद इनमें से जो कितने ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जीवित रहते हैं। यानी कि एक हम ये देख सकते हैं कि मोर्टेलिटी का एक ग्राफ बनाते हैं हम, एक मृत्यु दर जो जितने भी आयु वर्ग, जितने भी जो जीव होते हैं उनको एज वाइज यानी कि आयु वर्ग के हिसाब से मृत्यु दर का उनका एक ग्राफ बनाते हैं। आयु को, जिसमें कि एज को ना एक्स अक्ष यानी कि इस पे रखा जाता है, जबकि जो जीवों की जो संख्या होती है, जीवित जीवों की जो संख्या होती है जो सरवाइव कर रहे हैं, उनको वाई अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। इस प्रकार हमें तीन प्रकार के ना वक्र देखने को मिलते हैं, कर्व देखने को मिलते हैं। टाइप 1 होता है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। यदि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जीवों की मृत्यु कम हो, यदि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जीवों की मृत्यु कम हो, वह अधिकांश जीव बड़ी आयु तक जीवित रहे, तो ऐसा जो कर्व देखने को मिलता है वो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल वक्र देखने को मिलता है। मैमल्स जैसे जो जीव होते, जैसे कि स्तनधारी होते हैं, उनमें क्या होता है कि प्रारंभिक काल को छोड़ करके यानी कि प्रथम वर्ष को छोड़ करके सामान्यतः इस प्रकार का वक्र हमें देखने को मिलता है, जिनमें कि क्या जो एज होती है वो बहुत मोर्टेलिटी इसमें कम देखने को मिलती है, यानी कि ये अधिक आयु तक जीवित रहते हैं। इनके एग्जाम्पल हम ह्यूमन देख सकते हैं यानी कि मानव। देन हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ यानी कि डायगोनल कर्व जिसे हम कह सकते हैं। छोटे मैमल्स और इसके अलावा जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये इस प्रकार की क्या होती है कि उत्तरजीविता का वक्र प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्या होता है कि आयु वर्ग में जो जितने भी प्रत्येक जो आयु वर्ग होती है, चाहे वो छोटे एज के हो चाहे वो बड़े एज के हो, इनमें जो मृत्यु दर होती है वो समान होती है, लगभग समान रहती है। देन हम बात करते हैं टाइप थर्ड जो कर्व होता है वो अवतल यानी कि कॉनकेव होता है। अधिकांश मोस्ट ऑफ जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि अकशेरुकी जीव, इसके अलावा फिशेस, एम्फीबियंस, जो कि क्या करते हैं बड़ी मात्रा में रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं, उसमें इस प्रकार का
कर्व देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है कि जीवन के प्रारंभिक काल में क्या होती है कि मृत्यु दर जो होती है वो अधिक होती है, लेकिन बाद में क्या होता है ये लगभग स्थिर होती जाती है। तो इस प्रकार से हमें 3 जो कर्व देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सन यानी कि समष्टि प्रकीर्णन। समष्टि की संख्या यानी कि पॉपुलेशन की संख्या, आकार या घनत्व में परिवर्तन लाने वाला एक जो महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो होता है डिस्पर्जन यानी कि प्रकीर्णन। और ये जो प्रकीर्णन होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। ई माइग्रेशन यानी कि बहिर्प्रवासन, इम माइग्रेशन यानी कि अंतःप्रवासन, और देन होता है माइग्रेशन यानी कि जिसको कि हम कह सकते हैं प्रवसन, माइग्रेशन। बहिर्प्रवासन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी समष्टि की जो जीव होते हैं, कुछ जीव जो अगर निकल जाए, किसी समष्टि से अगर कुछ जीव निकल जाए यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए, तो इस प्रकार क्या होता है कि एक माइग्रेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है उसमें कमी होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई जो जीव अगर जिस जगह पर रह रहा हो अगर वो उस स्थान को छोड़कर अगर कहीं दूसरी जगह चले जाए तो वहां तो उससे क्या होगा कि उस समष्टि घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी में कमी आती है। और इसके क्या कारण हो सकते हैं कि पहले तो बाह्य कारकों में बदलाव आना, यानी कि हो सकता है कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सपोज किसी स्थान पर किसी जगह पर बारिश नहीं हो रही है तो वहां पे क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स यानी कि जो पेड़ पौधे उन पे कमी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा जो शाकाहारी जो जीव होंगे, जो हर्बीवोर्स होंगे वहां से माइग्रेट कर जाएंगे यानी कि पलायन कर जाएंगे। सेकंड जो कारक हो सकता है वो हो सकता है कि बाह्य कारक का स्थिर रहना। बाह्य कारक तो जिसमें कि स्थिर रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि रिप्रोडक्शन के कारण क्या हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, मतलब कि उस समष्टि का जो आकार हो सकता है, घनत्व हो सकता है वो बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि टर्माइट्स जो होते हैं वो अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, अगर अधिक संख्या में करें तो हो सकता है कि वो जो टर्माइट्स जो नए जो जीव हो वो नए स्थानों पर जाने के लिए बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार हम दे सकते हैं कि एक तो बाह्य कारकों में बदलाव के कारण और दूसरा हो सकता है कि उनमें रिप्रोडक्शन के कारण उनकी वृद्धि हो, तो वो जो जगह होती है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उस स्थान से माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवासन होता है, माइग्रेशन होता है, वो ई माइग्रेशन कहलाता है। ई माइग्रेशन में क्या बेनिफिट होता है कि जो जीव होते हैं वो अन्य स्थानों पर जाकर के क्या करते हैं, जीनों का फैलाव करते हैं, यानी जो जीन्स होते हैं उनको डिस्पर्जल करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि जो इंटरब्रीडिंग होता है यानी कि अंतर प्रजनन होता है उसके प्रभाव को घटाते हैं। इसके अलावा बहिर्प्रवासन से क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स जो होते हैं, ऐसे जीव जो कि अनुपयुक्त परिस्थितियों में एक्सटेंट हो गए हो, गायब हो गए हो यानी कि डिसअपियर हो गए हो, तो उनको वापस लाने के लिए, समष्टि में लाने के लिए क्या होता है कि बहिर्प्रवासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देन हम बात करते हैं अंतःप्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन। यदि समष्टि में उस जाति के जंतु अन्य आवासों से आकर शामिल हो जाए, यानी कि बाहर से आने वाले जो जीव होते हैं अगर किसी समष्टि में आकर रहे तो इसे क्या कहा जाता है, अंतःप्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन कहा जाता है। बहिर्प्रवासन में क्या होता है कि जो जंतु होता है वो अनऑक्यूपाइड यानी कि एकदम बिल्कुल खाली आवासों में जाते हैं, जबकि अंतःप्रवासन में क्या होता है कि जो जाति द्वारा जो ऑलरेडी वहां पर रह रहे हो, वहां पर क्या होते हैं जो जीव वहां पे ऑलरेडी रहे हो उनमें जाकर के क्या हो सकते हैं, वो रह रहे होते हैं, तो उनमें जाकर उनके साथ में रह सकते हैं वो। देन हम बात करते हैं माइग्रेशन यानी कि प्रवसन के बारे में। प्रवसन में क्या होता है, ये एक तरह का नियमित गमन होता है यानी कि लोकोमोशन होता है, जो कि एक समय में एक और तथा तो दूसरे समय में इसके विपरीत होता है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बर्ड्स, फिश, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का माइग्रेशन देखा जा सकता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं साइबेरियन जो बर्ड्स होते हैं वो सर्दी के मौसम में कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, लेकिन
जैसे ही सर्दियां खत्म होती है वापस यहाँ से चले जाते हैं, तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, एक माइग्रेशन दर्शाते हैं। देन हम बात करते हैं एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आयु लिंग का वितरण। समष्टि के घनत्व को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है, आयु तथा लिंग का वितरण हो सकता है। एक समष्टि में आयु लिंग के वितरण को दर्शाने हेतु एक जो प्रचलित तरीका जो होता है वो क्या होता है कि एज पिरामिड्स, यानी कि एज सेक्स पिरामिड्स, यानी कि लिंग आयु जो पिरामिड्स होते हैं वो दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी जीव की समष्टि में उसकी आयु के अनेक समूह के अनुपात को एक रेखा गणित तरीके से दर्शाने वाले जो मॉडल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आयु पिरामिड, यानी कि एज पिरामिड कहा जाता है। इनमें क्या होता है कि 3 प्रमुख एजेस होती है, जिनको कि प्रजनन से पहले, प्रजनन के समय तथा प्रजनन के बाद की आयु के रूप में जान सकते हैं, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव तथा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं जो विस्तृत जो आधार वाले जो पिरामिड होते हैं इनके बारे में, यानी कि ब्रॉड, जिसको हम कह सकते हैं ब्रॉड बेस के जो पिरामिड होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव जो यानी कि प्रजनन से पूर्व जितने भी जो वयस्क होते हैं उनका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अधिक तेजी से विकसित होने वाले वयस्कों की समष्टि में जो जन्म दर अधिक होती है। और इनमें क्या होता है कि वृद्धि समष्टि जो होती है वो वृद्धि अधिक व्याख्या करने वाली, जैसे कि ईस्ट, मक्खी, पैरामीशियम इत्यादि हो सकती है। ऐसी दशाओं में क्या होती है कि जो ब्रॉड बेस वाले पिरामिड्स प्राप्त होते हैं, इनमें क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, जबकि जो रिप्रोडक्टिव तथा पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले इनका नंबर जो होता है वो कम होता है। और इसमें क्या होता है कि ये विस्तृत आधार वाले यानी कि ब्रॉड शेप्ड वाले होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं इस तरह के जो पिरामिड होते हैं, सेकंड टाइप का जो पिरामिड हम देख सकते हैं, यह क्या करता है, स्टेबल पॉपुलेशन को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि समूह में वयस्कों की संख्या कम लेकिन वृद्धों से अधिक होती है। इसमें क्या होती है कि ग्रोथ रेट जो होती है वो कम और निश्चित होती है। प्रजनन से पूर्व तथा प्रजनन वाली आयु के जो समूह होते हैं वो एक दूसरे से समान रूप से, मतलब कि कम या अधिक रूप से समान रहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रजनन से पूर्व तथा प्रजनन वाली जो आयु होते हैं ये एक दूसरे समान रूप से विकसित रहते हैं, मतलब कि ये समान रहते हैं, जबकि प्रजनन के बाद वाली जो आयु का जो समूह होता है वो छोटा होता है, यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो फेज वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका ग्रुप जो होता है वो थोड़े कम पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं थर्ड टाइप के जो पिरामिड्स होते हैं वो डिक्लाइन पॉपुलेशन को दर्शाते हैं, यानी कि इनमें वयस्कों की जो आयु होती है वो कम प्रतिशत को दर्शाती है, यानी कि इनमें क्या होती है जो जन्म दर होती है वो घटती है, ये डिक्लाइन पॉपुलेशन को दर्शाती है। जबकि ये क्या करती है, इसमें जन्म दर जो होती है वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और इसमें क्या होती है, जन्म दर जो होती है यानी कि प्री जो रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो इक्वली समान होती है। तो ये है एज सेक्स पिरामिड्स। देन हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समष्टि का वितरण। समष्टि में जो वितरण, जो पॉपुलेशन जो जीव होते हैं वो समान या फिर रैंडम या फिर क्लम्प्ड के रूप में पाए जाते हैं। वितरण जो होते हैं वो जीवों का स्थान संबंधी तरीका होता है जो कि समष्टि में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्पर्सल के बारे में। इसमें जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर उपस्थित रहते हैं, और लेकिन प्रकृति में जो तंत्र होता है इस प्रकार का जो वितरण होता है वो सामान्य बहुत कम पाया जाता है, मतलब कि नॉर्मली देखा नहीं जाता है। सेकंड हम बात करते हैं यादृच्छिक, यानी कि रैंडम या फिर असमान वितरण भी हम जिसको कह सकते हैं। इसमें जो जीव होते हैं वो असमान रूप से विस्तृत रहते हैं, यानी कि समान नहीं होते हैं। थर्ड हम बात करते हैं झुंडदार, यानी कि क्लम्प्ड। अधिकतर जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या जो समष्टियां होती है वो काफी हद तक क्या करती है, इस प्रकार का वितरण दर्शाती है, जिसमें जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इधर उधर फैले हुए क्लम्प्ड यानी कि झुंडदार या गुच्छक के रूप में
उपस्थित रहते हैं। कुछ संख्या में जो झुंड होते हैं वो कुछ संख्या में कम होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अधिक होते हैं।